नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर, हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी। आप लोगों को आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो हमारा बोर्ड की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मान के चलिए कि इस टॉपिक से अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत जाने वाला नहीं है, ठीक है। और टॉपिक का नाम आपको पता है कि बोर्ड ने स्पेशल तरीके से हमें दिया है कि रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण करना। तो पहले हम लोगों ने जो है अर्थ के आधार पर पढ़ा था, इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा। उसके बाद में आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रचना के आधार पर वाक्य का। रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं उन्हें हम लोग जो है स्टार्टिंग से ही समझेंगे कि किस प्रकार से कौन सा वाक्य होता है, इस वाक्य को कैसे सीखा जाए। ये मैं आपको लास्ट में जब क्वेश्चन बताऊंगा उस समय भी आपको मैं डायरेक्टली बता दूंगा। यानी कि इस तरह से हम लोग सीखेंगे कि अगर वो 10 लाइन का अगर वो टॉपिक है, 10 लाइन का अगर वो टॉपिक है, उसे एक लाइन में खत्म हम लोग कर सकते हैं। तो वो जो ट्रिक है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन हम जब करेंगे तो उस ट्रिक के बेस पे हम लोग वहां पर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे क्वेश्चन के आंसर को निकाला जाता है ये बात भी हम लोग बाद में करने वाले हैं, लेकिन अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण। तो रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। वो जो टॉपिक है उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। और आपको मैं बता ही चुका हूं कि वाक्य विचार में पहला ही टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। उसके बाद में दूसरा टॉपिक इसका आता है। कौन से टॉपिक का सब टॉपिक है? वाक्य विचार का। बात याद रखना कि वाक्य विचार के अंदर ही ये दूसरे नंबर का टॉपिक है। आप लोग इसे अच्छी तरह से क्लियर अगर कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे किसी भी कंपटीशन में, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि बोर्ड में ही नहीं, अरे कहीं भी, अगर आप कहीं भी कोई सा भी पेपर देने के लिए जा रहे हो वहां भी आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ये गारंटी है आप लोगों को। ये जो मैंने आप लोगों को यहां पर दिया है या देने जा रहा हूं ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप कभी भी इस टॉपिक को नहीं भूलोगे और कहीं से भी आपको इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मान के चलिए आप लोग। और 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे, श्योर 100% है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है इस टॉपिक के बारे में, पेन और नोटबुक साथ में लेके आप लोगों को बैठना है और जो भी पॉइंट, जो भी ट्रिक आप लोगों को वहां पर बताया जाए उसे नोट करते हुए चलना है। ये जो टॉपिक है स्टार्ट होता है रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं या रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को एक बात यहाँ पर ये बताई थी कि अर्थ के आधार पर, क्या बताया था मैंने आप लोगों को? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके। अ से अर्थ, मतलब अर्थ के आधार पर पूछेगा तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 8 प्रकार के हो जाएंगे। कोई दिक्कत अब यहाँ पर नहीं आने वाली। दूसरी बात देखो, तो अर्थ से तो आपने समझ लिया 8 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखो रचना, देखो इस रचना शब्द में कितने वर्ण आ रहे हैं? 3। इसका मतलब क्या हो गया कि रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। बस अब भूलने वाले नहीं हो, गारंटी मेरी अगर आप भूल जाओ तो। अर्थ के आधार पर अर्थ 8, अब नहीं भूलोगे। अर्थ मीन्स 8, अर्थ मीन्स 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर 8। सिमिलर हो रहा है। रचना के आधार पर, रचना में 3 वर्ण आते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। कभी भी नहीं भूल सकते, एक एक पॉइंट गारंटी मेरी, मैं जिस ट्रिक के साथ आपको पढ़ाने जा रहा हूं आप कभी भी नहीं भूल सकते। चाहे किसी भी एग्जाम में, चाहे 10th के एग्जाम में, चाहे कोई से भी एग्जाम में आपके ये टॉपिक अगर आता है, वहां से, यहां से, कहीं से भी कुछ भी बार नहीं जाएगा, ये याद रख लेना आप लोग।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं शायद आप लोगों को याद भी होगा। एक तो होता है सरल वाक्य। कौन सा वाक्य होता है बच्चों? सरल वाक्य, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य बोलते हैं। साधारण वाक्य भी इसको कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विधेय। विधेयवाचक भी हम लोग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयवाचक भी हम लोग इसको कहते हैं। इसको हम लोग विधानवाचक भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? विधानवाचक भी इसको कह सकते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या कह सकते हैं? विधानवाचक भी हम इसे कह सकते हैं। इतने सारे नाम हैं इसके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। दूसरे नंबर का जो वाक्य होता है वो वाक्य आपका कौन सा होता है? दूसरे नंबर का वाक्य है मिश्र या मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य होगा बच्चों? मिश्र, या जिसे हम लोग मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। मिश्र या मिश्रित वाक्य भी इसको कहते हैं। याद है आप लोगों को? तीसरे नंबर का वाक्य आता है, वो आता है हमारा संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य आता है? संयुक्त वाक्य। याद रखिएगा इसको, संयुक्त वाक्य, ठीक है। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं जिसे आप लोगों को याद रखना है। एक होता है सरल, साधारण, विधेय और विधानवाचक, इसको कह सकते हैं। एक होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। एक होता है संयुक्त वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। रचना 3 वर्ण हैं। कितने प्रकार होंगे रचना के आधार पर? 3 वर्ण है रचना में, तो 3 प्रकार के ही वाक्य होंगे। अर्थ शब्द अ से 8, तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? 8 प्रकार के वाक्य होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, आराम से आप इसे करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है। आगे एक एक चीज, एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखो, अब यहाँ पर आगे आता है हमारा सबसे पहले साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मैंने आपको बता दिया, उसे साधारण भी कह सकते हैं, उसे सरल भी कह सकते हैं, उसे विधानवाचक भी कह सकते हैं। इसके 3 प्रकार के अर्थ हैं, या 3 प्रकार से इसको बोला जा सकता है। किसको? साधारण वाक्य को। देखो सिंपल सी बात यहाँ पर यह आती है, साधारण वाक्य किसे कहते हैं? साधारण वाक्य किसे कहते हैं? अगर ये पॉइंट आपने समझ लिया तो फिर कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली। तो इसकी डेफिनेशन के माध्यम से हम यहाँ पर सीखेंगे। और एक बात याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, जिस वाक्य में एक तो क्या होता है? उद्देश्य होता है, और एक क्या होता है? विधेय होता है, उसे कहते हैं साधारण वाक्य। अरे साधारण कहो, सरल कहो, विधानवाचक कहो, कुछ भी कहो, बात एक ही है। तो इसके जो अन्य नाम हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अन्य नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। अन्य नाम कौन कौन से हैं बच्चों? इसको हम लोग विधान भी कह सकते हैं, विधानवाचक भी इसको कह सकते हैं, और एक दूसरा नाम इसका आता है, इसको हम लोग सरल वाक्य भी कह सकते हैं, और एक इसको क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? विधानात्मक, विधानात्मक भी इसको कह सकते हैं। लेकिन वो क्या है कि आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा, इसलिए उसे हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, और इस आधार पर वो देगा भी नहीं आपको। तो याद रखिएगा, इसके जो अन्य नाम हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? विधानवाचक भी हो सकते हैं और सरल भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बन सकता है? एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, मैंने आपको बताया मोहन पुस्तक पढ़ता है। मैंने आपको यहाँ पर बोला पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब आपसे पूछा कि ये कौन सा वाक्य है, तो आप क्या करोगे? अरे यार ये तो करता है इसमें, इसका मतलब ये कर्ता हो गया। कर्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। पता है आप लोगों को? उद्देश्य बोलते हैं। इसमें एक क्रिया है, और क्रिया को आप क्या बोलते हो? क्रिया को आप विधेय बोलते हो। इसका मतलब इसमें एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। तो आप बता सकते हो इसमें कौन सा वाक्य होगा? ये वाक्य मेरा सरल या साधारण, या फिर ये क्या हो जाएगा? विधानवाचक हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आएगी। कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, आसानी से कर सकते हो इस काम को आप लोग, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली, ठीक है। अब इसके उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। उदाहरण कौन कौन से होते हैं देखिएगा। यहाँ पर उदाहरण है,
बहुत अच्छे इसके उदाहरण हैं। देखो यहाँ पर नीता खाना बना रही हैं। अब यहाँ पर देखो नीता क्या है, यहाँ पर कर्ता है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये नीता क्या है, यहाँ पर कर्ता है। इस कर्ता को ही क्या बोला जाता है, इस कर्ता को ही उद्देश्य बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उद्देश्य, यहाँ पर कर्ता, यहाँ पर उद्देश्य क्या है, तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। इस वाक्य में उद्देश्य है नीता। आगे आपको आपसे पूछेगा कि इस वाक्य में विधेय क्या है, तो ये पूरा का पूरा जो वाक्य है ये क्या कहलाएगा, आपका विधेय कहलाएगा। अर्थात जो कर्ता के बारे में जो बात की जाती है उसे क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। तो याद रखिएगा, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य या सरल वाक्य या साधारण वाक्य उसे कहते हैं। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, सरस कवि। ये सरस कवि क्या है यहाँ पर, ये सरस कवि ही यहाँ पर क्या है बेटा, ये सरस कवि ही यहाँ पर क्या है, ये सरस कवि ही यहाँ पर मेरा उद्देश्य है। मेरा क्या है, उद्देश्य है। इसके बाद में पूरा का पूरा वाक्य मेरा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, मैंने एक दुबला पतला, तो यहाँ पर जो मैंने शब्द है, ये जो मैंने शब्द यहाँ पर लिया है, ये शब्द क्या हो जाएगा, ये शब्द आपका उद्देश्य हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। इसके बाद में पूरा का पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, अगर आपसे पूछे तो। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि विधेय किसे कहते हैं, कर्म और क्रिया को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। यहाँ पर माँ के जाते ही बाद वाला वाक्य विधेय, और यहाँ पर जो माँ शब्द आ रहा है, ये माँ शब्द जो है ये क्या हो जाएगा, मेरा उद्देश्य हो जाएगा। और इसके बाद में पूरा का पूरा वाक्य मेरा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ये तो बात है हमारी विधेय की और उद्देश्य की। ये मैंने इसलिए बताया आप लोगों को कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कर्ता को आप उद्देश्य बताएंगे, ठीक है, उसके बाद में उसके बाद वाला जो वाक्य है उसे हम लोग विधेय बताएंगे। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये वाक्य दे दिया उसने, नीता खाना बना रही है। अब आप यहाँ पर ही देखो बेटा, मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा वो संयुक्त और मिश्र वाक्य पढ़ाऊंगा। जब संयुक्त और मिश्र वाक्य जब मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप लोग ये कंफ्यूजन का आपका 1% भी काम इसमें नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मैं जो अव्यय के आधार पर आपको जो वाक्य पढ़ाने वाला हूं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य जो पढ़ाने वाला हूं, मिश्र वाक्य के अव्यय अलग होते हैं, संयुक्त वाक्य के अव्यय अलग होते हैं। और दूसरी बात, जो हमारा सरल वाक्य है उसमें एक भी अव्यय यहां पर नहीं होता, ठीक है, उनके अव्यय यहां पर नहीं आ सकते। ये वाक्य जो है किसी दो वाक्य से मिलकर के नहीं बना होता। इसलिए याद रखिएगा कि इस वाक्य में जो दिया हुआ है वो हमारा उद्देश्य और वो हमारा विधेय ही होगा। इसलिए यहां पर आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ लेनी है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो समझ में आ गया, उद्देश्य कहते हैं कर्ता को और विधेय कहते हैं कर्म और क्रिया को। यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। कोई दिक्कत अब 1% भी दिक्कत नहीं रहेगी इस टॉपिक में, आपको कहीं से कहीं कोई दिक्कत, अरे इस टॉपिक में नहीं, किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये गारंटी है मेरी आपको। चलिए आगे देखते हैं यहां पर कौन सा आता है। अगला वाक्य हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखो सिंपल सी बात है, पहले वाले वाक्य को मैंने आपको समझाया है कि उसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहां पर देखिएगा, इसकी परिभाषा के साथ साथ हम लोग इसमें और भी चीजें पढ़ने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात है, नोट करने वाली बात है, नोट करना इस चीज को। देखो, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, याद रखना, देखो मैंने वहां पर कोई भी प्रधान नहीं बताया आप लोगों को, भाई एक प्रधान होता है, दो प्रधान होते हैं, तीन प्रधान होते हैं। मैंने सरल वाक्य, साधारण वाक्य, विधानवाचक वाक्य, जो एक ही बात है उसमें मैंने आपको कोई भी प्रधान की बात करी ही नहीं है। मैंने आपको वहां पर यही बताया है कि आप वहां पर विधेय और उद्देश्य को ही ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक तो क्या होता है, एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और एक से या एक से अधिक यहां पर क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक होता है आपका आश्रित उपवाक्य। तो जहां पर एक प्रधान उपवाक्य हो, जहां पर एक आश्रित उपवाक्य हो, वहां पर कौन सा वाक्य होता है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र भी बोल सकते हैं और मिश्रित भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे वाक्यों को कहा जाता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो याद रखिएगा, जहां पर एक प्रधान वाक्य हो, जहां पर एक प्रधान वाक्य हो, जहां पर एक प्रधान वाक्य हो, जहां पर एक आश्रित उपवाक्य हो या जहां पर एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, वहां पर आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र या मिश्रित वाक्य हो जाएगा।
लाइन याद रहेगी, जहां पर एक प्रधान उपवाक्य हो, याद रखना, जहां पर एक प्रधान उपवाक्य हो, कितने, एक प्रधान उपवाक्य होगा, लेकिन आश्रित वाक्य एक या एक से अधिक हो सकता है, तो वहां पर एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य या उपवाक्य हो तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है, मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं आएगी। आगे बात करते हैं। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। याद रखिएगा, इसमें ध्यान देने वाली चीजें क्या क्या है, मैं भी उदाहरण जब बता रहा हूं तब उसके बाद में लास्ट में आपको बता दूंगा कि ये लो, ये ट्रिक कभी भी नहीं भूलोगे। तो गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। देखो यहां पर की अव्यय जहां पर भी आ जाएगा वहां पर मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा। तो गांधी जी ने कहा, ये हमारा क्या हो गया, प्रधान वाक्य हो गया, और सदा सत्य बोलो आश्रित वाक्य हो गया। ठीक है, आगे है, जो कवि सरस होता है उसका सब आदर करते हैं। तो जो शब्द, आगे देखो, मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला है, जैसे ही शाम हुई वह चली गई। दो वाक्य हैं और एक वाक्य प्रधान है, दूसरा वाक्य आश्रित है। तो यहां पर यही चीज आपको देखनी है कि इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य का निर्णय करने से पूर्व प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों के विषय में जानकारी हमें कर लेनी चाहिए। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि मिश्र और मिश्रित वाक्य आप कहां पर पहचानोगे। सिंपल सी बात है कि किसी भी वाक्य या दो वाक्यों में किसे अगर वो जुड़े हुए हैं, कोई भी दो वाक्य अगर आपके क्योंकि शब्द से जुड़े हुए हैं, कोई भी दो वाक्य अगर आपके चूंकि शब्द से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई भी दो वाक्य आपके ज से स्टार्ट होने वाले अव्यय से जुड़े हुए हैं, ज से शुरू होने वाले अव्यय से जुड़े होने वाले अव्यय से जुड़े हुए हो, अव्यय से जुड़े हुए हो, जुड़े हो, जैसे कौन कौन से अव्यय आते हैं यहां पर, जब, तब, जो, सो, दोनों में से कोई भी आ सकता है, वह शब्द भी आ सकता है, याद रख लेना। इसके बाद में जिसका उसका, जिसका उसका, जिसके उसके, उसके, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह के अगर वहां पर आपको अव्यय दिए हुए हैं तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आप मिश्र या मिश्रित वाक्य करोगे। देखो यहां पर किया गया, इसका मतलब मिश्र वाक्य हो गया। दो वाक्य होने चाहिए और दो वाक्य इन अवयवों से जुड़े होने चाहिए। यहां पर जो शब्द आ गया, ठीक है, दो वाक्य हैं, जो शब्द आ गया, इसका मतलब मिश्र वाक्य। यहां पर देखो, मैंने एक व्यक्ति देखा, जो शब्द आ गया, दूसरा वाक्य, इसका मतलब मिश्र वाक्य। जैसे वैसे, यहां पर जैसे और वैसे, इस तरह के शब्द आ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इनको याद रख लो, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो हम आश्रित उपवाक्यों को पढ़ते हैं, कौन सा आश्रित वाक्य होता है, कौन सा नहीं होता है, इनको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यह है हमारा प्रधान उपवाक्य क्या होता है। इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य या मुख्य विधेय से बना होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जहाँ पर मुख्य बात आती है, जहाँ पर ये, इस बात को अगर आपको याद भी नहीं रहे ना, ये बातें अगर आपको याद भी नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य होता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, मिश्र वाक्य में एक वाक्य तो होता है प्रधान और एक वाक्य होता है या एक से अधिक वाक्य होता है आश्रित उपवाक्य। बस ये मिश्र वाक्य की डेफिनेशन हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताया, दो वाक्य होंगे, वहां पर अव्यय से जुड़े होंगे, या तो अव्यय पहले आएगा या अव्यय से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो वहां पर भी कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र या मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो यहां पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आगे बात करेंगे हम लोग इस चीज के लिए। उपयुक्त वाक्य में गांधी जी ने कहा प्रधान उपवाक्य हैं, जिसे गांधी जी मुख्य उद्देश्य या कहा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर होता है। इनसे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, इनको आप लोग डायरेक्टली स्पीच से पढ़ के निकल सकते हो। आश्रित उपवाक्य की बात ये करता है कि जो उपवाक्य प्रधान या उपवाक्य आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। इतनी सी बात इसमें बताई गई थी। अगली बात आती है यहाँ पर उपवाक्यों के भेद। ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसको समझना है हम लोगों को कि जो वाक्य हैं वो संज्ञा उपवाक्य होता है। अब संज्ञा उपवाक्य कैसे, इसको समझ लेना भाई। यहाँ पर आप लोग जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर होता है भैया, पहले वहां संज्ञा है कि देख लेना आप लोग। उपवाक्य का प्रारंभ जो है किससे होता है, की से होता है। की से होता है, याद रख लेना यहां पर की से, अगर उपवाक्य का प्रारंभ की से हो, की से प्रारंभ हो, की से अगर प्रारंभ हो रहा है कौन सा उपवाक्य, कौन सा उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, कौन सा उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, अगर की से प्रारंभ हो रहा है तो 100% वहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, हमारा संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कितनी आसान सी बात है। इतनी सारी रामायण को नहीं पढ़ना हमें, इतनी सारी रामायण को हमें नहीं समझना, हमें तो इतना याद रखना है कि भैया हमारा जो उपवाक्य है, हमारा जो आश्रित उपवाक्य है, वो वाक्य मेरा किससे स्टार्ट होगा, की से स्टार्ट होगा। अगर वो की से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा वो वाक्य हो गया संज्ञा उपवाक्य। मुझे कोई मतलब नहीं है बाकी सब चीजों से, मुझे समझना है क्योंकि मुझे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना है भैया। मुझे कोई डेफिनेशन वहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पर नहीं देने हैं, मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे ट्रिक से निकालेंगे, हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे कि कैसे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं निकाल सकता हूं, कैसे यहां से मुझे आंसर प्राप्त हो सकता है। मैं 3 क्वेश्चन, ऑप्शन जो 4 ऑप्शन आते हैं उन 3 ऑप्शन को मैं कैसे काट सकता हूं, इनमें से राइट ऑप्शन में कैसे निकाल सकता हूं, यही चीजें हमें यहां पर समझनी होगी। अरे रटने से काम नहीं चलेगा, इतनी बड़ी रामायण पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। आंसर निकालना सीखो बच्चों, आंसर निकालना सीखो। पढ़ती तो दुनिया ही है, अरे पढ़ने वाले खूब हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका भी होता है, वो आप यहां से सीखेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है हमारा विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य की बात मैंने आपको बता दी, अगर की से स्टार्ट हो रहा है तो संज्ञा उपवाक्य। सब चीजें भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है हमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब सारी चीजें भूल जाओ, बस इतना याद रखो की से स्टार्ट हो रहा है संज्ञा उपवाक्य, बीमारी खत्म। देखो यहां पर विशेषण उपवाक्य की बात क्या करता है, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा, इसमें क्या है मैं बता रहा था आप लोगों को कि विशेषण जो उपवाक्य हैं, जो विशेषण उपवाक्य हैं, ये चीज हमारे समझ में आ गई। संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं ये चीज हम लोग अच्छे से समझ लिया कि किसे स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। आगे है जब कोई आश्रित उपवाक्य, कौन सा, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की बात कर रहा है, याद रख लेना भाई इसको, संज्ञा या सर्वनाम की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की बात कर रहा है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाए, समझना ध्यान देना कि जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के, आश्रित उपवाक्य जो होगा वो प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। आगे उस उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उस उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। याद रख लेना इस चीज को, क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक्य कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ प्राय जो है, प्रारंभ जो होता है वो जो, जिसका, जिसकी, जिसके, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, कितनी बढ़िया बात है। अगर की से स्टार्ट हो रहा है, आश्रित वाक्य की से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब संज्ञा उपवाक्य। अगर जिसका, जिसकी, जिसके से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर भैया मेरा विशेषण उपवाक्य, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर हमारा आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। 3 उपवाक्य होते हैं और तीनों उपवाक्य को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं। पहला उपवाक्य हम लोगों ने समझा है कि जो की से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब संज्ञा उपवाक्य, जिसका, जिसकी से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब जिसका, जिसकी, जिसके, इससे स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब वो कौन सा हो गया, विशेषण उपवाक्य। अब बात आती है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अरे क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे, तो समझने की दिक्कत ही नहीं है, कितना आसान काम है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन कहती है कि जब कोई आश्रित उपवाक्य, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा।
या सूचना देगा, उस आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो जो प्रधान वाक्य होगा उसकी क्रिया की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, या फिर उसके बारे में सूचना देगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य प्राय जो है यदि, अब याद रख लेना, ये यदि शब्द से, जहां, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि शब्दों से किसी एक शब्द से क्या होते हैं, शुरू होते हैं। कितना आसान काम है, तो आसानी से याद रखा जा सकता है। देखो, जो हमारे क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं, जो हमारे क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं, वो किससे शुरू होंगे, या तो यदि से शुरू होंगे, जहां से, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब। इन शब्दों से अगर स्टार्ट हो रहा है तो अरे गोली मारो इस लैंग्वेज के, नहीं हमें इससे मतलब, हमें इतना याद कर लेना है बस कि यदि से शुरू हो रहा है, कौन सा वाक्य हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगर वो जहां शब्द से शुरू हो रहा है, कौन सा उपवाक्य हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगर जैसे से शुरू हो रहा है, यद्यपि से शुरू हो रहा है, क्योंकि से शुरू हो रहा है, जब से शुरू हो रहा है, तब से शुरू हो रहा है, कौन सा उपवाक्य हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। कोई दिक्कत नहीं है। क्या डेफिनेशन, क्या कुछ, मारो गोली, आप तो ये याद रखो जी। चलो देखते हैं। यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। अब मैं आपसे पूछूं क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये यदि से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये वाक्य क्या हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आगे हम लोग यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं, तीसरे नंबर का जो वाक्य होता है, हम लोगों ने पढ़ा है सरल वाक्य को पढ़ लिया, इसके बाद में हमने पढ़ा है मिश्र या मिश्रित वाक्य, और उसके उपवाक्य भी हमने देख लिए हैं कि संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, सर्वनाम विशेषण उपवाक्य क्या होता है, और क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य होंगे, याद रखना, संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य होंगे, लेकिन जो मिश्र वाक्य में जो अव्यय मैंने आपको बताए थे वो अव्यय यहाँ पर प्रयोग में नहीं होंगे। तो आसानी से समझा जा सकता है कि जो अव्यय हमें कहाँ पर देखे, मिश्र या मिश्रित वाक्य में जो अव्यय हमने देखे हैं वो संयुक्त वाक्य में वो अव्यय काम नहीं आएंगे। इसका मतलब अलग अलग होंगे, और जब जो कोई भी वाक्य वहां पर दिया हुआ है, अगर उस वाक्य में एक भी अव्यय नहीं है और या फिर एक ही वाक्य दिया हुआ है, तो वहां पर न मिश्र वाक्य होगा न संयुक्त वाक्य होगा। वहां पर कौन सा वाक्य होगा बच्चों, वहां पर मेरा सरल वाक्य होगा, मेरा साधारण वाक्य होगा, मेरा विधानवाचक वाक्य होगा, क्योंकि तीनों होते हैं एक ही हैं। चलिए देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, क्या होता है संयुक्त वाक्य। इतनी बड़ी रामायण यहाँ पर लिखी हुई है और इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करेंगे, नहीं 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 करनी है हमें याद इतनी बड़ी डेफिनेशन। चलिए देखते हैं क्या याद करना है हमें यहाँ पर। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्या होते हैं, साधारण वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक अगर साधारण वाक्य हो, या प्रधान उपवाक्य या समाधिकरण उपवाक्य, समानाधिकरण उपवाक्य संयोजक शब्दों से जुड़े हुए हो। अगर दो साधारण वाक्य हैं, साधारण कहें या प्रधान उपवाक्य कहें या समानाधिकरण उपवाक्य कहें, बात एक ही है। ठीक है, अलग अलग शब्दों से उसको जाना गया है, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही शब्द से जान लीजिए बच्चों, आप ध्यान रख लीजिए यहाँ पर साधारण वाक्य। ठीक है, अब संयोजक शब्द कौन कौन से आते हैं। संयोजक शब्द को हम लोग अव्यय भी बोल सकते हैं। किस किस अव्यय से जुड़े होते हैं, देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इनमें से कोई भी अव्यय आपको जुड़े हुए वाक्यों में मिल जाए, कैसे, कौन कौन से अव्यय, तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः, और भी हो सकते हैं, इसलिए भी हो सकता है, यहां लिख देता हूं इसलिए। ठीक है, तो इतने सारे तो यहां लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें आएगी नहीं, क्योंकि इनसे बाहर जाएगा नहीं। तो आप क्या करोगे, इन अवयवों को लिखोगे, ये मिश्र वाक्य के अवयव हैं और ये संयुक्त वाक्य के अवयव हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब मिश्र वाक्य के अवयव कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। एक तो की, जब तब, जैसा वैसा,
जिसका उसका, ठीक है। इसके बाद में क्योंकि, अगर इस तरह के अवयव वहां पर दिए हुए हैं, जो सो या जो वह, जब तब या जो, अकेला जो शब्द अगर आ जाता है तो वहां पर मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य होता है। कर लोगे याद, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अवयव अगर आ जाते हैं, कौन कौन से अवयव दिए, तथा, एवं, या, इसलिए, इसलिए शब्द भी आ सकता है इसमें, याद रखना, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि और अतः। अगर इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाता है तो वहां पर आपको याद रखना है कि हमें गलत नहीं करना है, अतः। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य कहते हैं, यथा, जैसे, भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। ये वाक्य है, ये वाक्य है बच्चों। भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, मैं कैसे याद करूं? अरे मुझे याद नहीं है, मैं कैसे पहचानूं? मुझे डेफिनेशन भी याद नहीं है, मैं कैसे पहचानूं? लेकिन मैंने आपको बताया ना भैया, अव्यय तो अलग अलग हैं, संयुक्त वाक्य के अव्यय अलग हैं और मिश्र वाक्य के अव्यय अलग हैं। और जब मिश्र वाक्य के अव्यय अलग अलग हैं तो मिश्र वाक्य में जाएगा, और संयुक्त वाक्य के अव्यय अलग हैं तो संयुक्त वाक्य में जाएगा। तो देख लो, यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि ये अव्यय किसके हैं, संयुक्त वाक्य के अव्यय हैं। तो अव्यय याद कर लो, अव्यय याद कर लेना, लिख लेना इनको। यहां पर लिखना मिश्र वाक्य के अव्यय ये अव्यय हो गए। अब ये अव्यय मिश्र वाक्य में आएंगे, फिर वहां पर लिखना संयुक्त वाक्य, और ये अव्यय हो गए संयुक्त वाक्य के, जो मैंने बताए आप लोगों को, गोले कर करके बताए मैंने आप लोगों को। याद कर लो इनको, याद रखना इनको, भूलना मत इनको। कर लोगे याद, वेरी गुड। चलिए, तो भरत आया किंतु, ये जो किंतु शब्द है ना, ये मुझे बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, और ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, इस वाक्य में कौन से प्रकार का वाक्य आता है, संयुक्त वाक्य आता है। क्योंकि दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं किससे, किंतु परंतु से जुड़े हुए हैं, किंतु शब्द से जुड़े हुए हैं। और ये किंतु शब्द मुझे यहां पर बता रहा है कि मैं हूं संयुक्त वाक्य का उदाहरण, मैं हूं संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ये ठोक ठोक के इस बात को कहता है। तो याद रखिएगा, मैं किस पे जोर दे रहा हूं, अव्यय के ऊपर जोर दे रहा हूं बच्चों। किसके ऊपर जोर दे रहा हूं, अव्यय के ऊपर जोर दे रहा हूं। तो याद रखिएगा कि जहां जहां पर भी ये अव्यय आते हैं, कौन कौन से, तथा, एवं, या, इसलिए, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः, इनमें से कोई भी अव्यय आए वहां पर संयुक्त वाक्य ही होगा। कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानाधिकरण उपवाक्य, समानाधिकरण का मतलब तो समान वाक्य होते हैं उनको समानाधिकरण कह देते हैं, और क्या है। उपवाक्य, ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य हो या आश्रित उपवाक्य हो के समान अधिकार रखने वाले हो, उसे समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। इससे तुम्हें मतलब नहीं है, ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा कुछ भी। तो ये डेफिनेशन को गोली मारो, मत करो यार डेफिनेशन को, कोई मतलब नहीं है। आप तो जो मैं बता रहा हूं पिन पॉइंट याद करो। क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आंसर निकालना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से किस तरह से आंसर निकाला जाए, पिन पॉइंट और ट्रिक के माध्यम से आंसर निकालेंगे हम लोग, नहीं रटेंगे हम इतनी बड़ी रामायण को, ठीक है। चलिए देखिए आगे हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। आगे देखो उदाहरण, देखो यहाँ पर, आप घर आइए और बात कीजिए। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सा वाक्य है भैया, नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप दिमाग दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाइए। सरल वाक्य, आप घर आइए और बात कीजिए। अब यहां पर देखो दो वाक्य यहां पर है, इसका मतलब ये तो बात क्लियर हो गई कि यहां पर मेरा सरल वाक्य तो नहीं है, सरल वाक्य तो मेरा नहीं है। अब मैं दिमाग लगा रहा हूं मैं मिश्र वाक्य के ऊपर। कैसे, देखो किस तरह से आंसर निकाला जाता है मिश्र वाक्य के ऊपर। तो मैंने दिमाग लगाया मिश्र वाक्य के ऊपर, तो मिश्र वाक्य में अव्यय आते हैं कि, क्योंकि, चूंकि, जब तब, जिसका जिसकी जिसको जिसके, जो सो जो, इस तरह के अव्यय आते हैं। तो इस वाक्य में तो नहीं है, इसका मतलब मेरा मिश्र वाक्य भी नहीं है।
अब जब मुझे पता लग चुका है कि सरल भी नहीं है, मिश्र भी नहीं है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? कौन सा वाक्य हो जाएगा बच्चों? ये वाक्य कौन सा हो जाएगा? सरल वाक्य, सॉरी संयुक्त वाक्य। कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाक्य संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त वाक्य, ये राइट हो जाएगा। निकल गया मेरा आंसर। अब मैंने कैसे पहचाना? डायरेक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा वाक्य, तो डायरेक्ट देखो ये रहा। मैं आपको बता चुका हूं कि भैया अव्यय याद कर लेना, अव्यय याद कर लेना। अव्यय और अव्यय आ रहा है, इसका मतलब ये वाक्य हो गया मेरा कौन सा? संयुक्त वाक्य। अगला उदाहरण देखिए, विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई। ये और शब्द आ गया, और शब्द आ गया, और शब्द आ गया, और शब्द आने की वजह से ही मेरा यहाँ पर कौन सा वाक्य हुआ? और शब्द आने की वजह से मेरा यहाँ पर कौन सा वाक्य हुआ? ध्यान दो, ध्यान दो, कौन सा वाक्य हुआ? ये और शब्द, ये और अव्यय आया, और अव्यय किसका है? संयुक्त का है। तो इस वाक्य में कौन सा वाक्य होगा? इस वाक्य में होगा संयुक्त वाक्य। क्लियर? टॉपिक एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलिए आप, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। चलिए देखते हैं अगला वाक्य। वे मेरे पिताजी हैं। ये और शब्द आ गया, और अव्यय किस में आता है? संयुक्त में। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, हो गया काम संयुक्त का। आगे देखो, तोता पिंजरे में बंद है, और शब्द आ गया, और अव्यय आ गया। कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त। बीमारी नहीं, कितना आसान काम है ना। और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, इस तरह के अव्यय आते हैं तो वहां पर संयुक्त वाक्य ही होगा। चलिए आगे बात करेंगे। मंत्री का भाषण समाप्त हो गया, और आ गया। कौन सा वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य हुआ। क्यों हुआ संयुक्त वाक्य? क्योंकि इसमें और अव्यय आ रहा है, और जो अव्यय है, और जो अव्यय है वो संयुक्त वाक्य का अव्यय है। आगे देखते हैं। अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ लेना भाई। अभ्यास प्रश्न अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो यहां से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। सारी की सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं कि सरल वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। सारी चीजें मैंने आपको एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, अब देखते हैं जो हमने पढ़ा है क्या उनसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने जिस ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है, अगर उनसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो ट्रिक है वो एकदम सही ट्रिक है। हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी अगर उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़े तो। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक बात यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? देखो कैसे निकालते हैं आंसर, समझने की कोशिश करना। मोहन बीमार है, मोहन बीमार है। क्या यहाँ पर दो वाक्य हैं? आप कहोगे सर नहीं। इसका मतलब जब दो वाक्य यहाँ पर नहीं हैं तो मैं यहाँ पर इस वाक्य को क्या बोलूँगा? सरल वाक्य बोलूँगा। और मैं आपको बता चुका हूँ सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य भी कहते हैं, और साधारण वाक्य को विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विधानवाचक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इन बातों को अगर आपने अच्छे से याद रख लिया तो आपको कहीं से कहीं कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो चलिए अगला देखो, इसका मतलब ये तो मिश्र वाक्य नहीं है, ये मिश्र वाक्य नहीं है, तो ये मैंने हटा दिया। अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। मैंने सुना है कि, कि अव्यय तो मैंने पढ़ा था मिश्र वाक्य में, कि अव्यय मैंने मिश्र वाक्य में पढ़ा था। इसका मतलब मुझे यहां पर की मिल गया और दो वाक्य भी मेरे मिल गए। जब दो वाक्य मिल गए तो भैया की भी मिल गया, अव्यय भी मिल गया, मिश्र वाक्य भी मिल गया, तो ये मेरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं।
यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। तो ये तो सरल वाक्य है क्योंकि कोई अवयव भी नहीं आ रहा, इसमें क्रिया भी एक ही है। और यज्ञदत्त कर्ता 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कर्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रिया से फर्क पड़ेगा। इसका मतलब ये भी सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य हो गया। आगे देखते हैं, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। इसका मतलब इसमें भी एक ही क्रिया है भैया और एक ही कर्ता है, कोई अव्यय इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी सरल वाक्य हो गया, ये भी क्या हो गया, मेरा सरल वाक्य हो गया। तो आसानी से मैं पहचान सकता हूं कि ये तीनों ऑप्शन तो मेरे कट गए। अब मेरे पास बचा एक ऑप्शन जिसमें आ रहा था अव्यय की, और की अव्यय जो आता है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछ रहा है मिश्र वाक्य कौन सा है। तो आसानी से मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ कि की अव्यय तो भैया इसमें आ रहा है, और की अव्यय वाला जो होता है वो कौन सा होता है, की अव्यय वाला जो वाक्य होता है वो होता है मेरा मिश्र वाक्य। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी देखते हैं यहाँ पर, जो ज्ञानी होते हैं उसका सभी सम्मान करते हैं। इस वाक्य में इनमें से कौन सा उपवाक्य है। देखो, जो ज्ञानी होते हैं, देखो ये जो वाक्य है, जो ज्ञानी होते हैं, ये प्रधान वाक्य है। यहाँ पर याद रखना ये प्रधान वाक्य हैं। लेकिन मैं आपको बताया था, मैंने आपको वहां पर बताया था कि जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, अगर यहां से शुरू अगर वाक्य होता है तो वहां पर कौन सा वाक्य होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर देखो, उनका सभी सम्मान करते हैं, तो आपसे कहेगा इस वाक्य में इनमें से कौन सा उपवाक्य है। तो आप बता सकते हो भैया, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी से अगर शुरू हो रहा है तो वहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, वहां पर विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। इसका मतलब यहाँ पर विशेषण उपवाक्य हो गया। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य की बात मैंने आपको बताई थी, यदि से अगर शुरू हो रहा है तो वहां पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। संज्ञा की से अगर शुरू हो रहा है तो वहां पर संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं, इन उपवाक्यों से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने तो क्वेश्चन दे दिया क्योंकि यहां पर हमने थ्योरी में पढ़ा है, इसलिए क्वेश्चन हमने किया है। लेकिन आपके पेपर में केवल सरल, साधारण वाक्य जो है और मिश्र और संयुक्त वाक्य, तीनों प्रकार जो है रचना के आधार पर वहां से ही क्वेश्चन बनेगा। आपसे कोई भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसलिए माइंड को बिल्कुल सेट कीजिए कि कौन से अवयव किस में आते हैं और कौन सा वाक्य कैसे होता है। बस ट्रिक के माध्यम से आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का पूछ रहा है ये, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। इसने मेरे से पूछा कि इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। सिंपल सी बात है, जिसका मुझे भय था वही हुआ, जिसका मुझे भय था वही हुआ। ये तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य के जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं। संयुक्त वाक्य के जो अवयव होते हैं वो होते हैं जैसे अथवा, यथा, या, और, अतः, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, इस तरह के अव्यय अगर आते हैं, इनमें से कोई भी अव्यय अगर आए, किसी भी अव्यय से इनमें से जुड़ा हुआ है, तो फिर वहां पर 100% कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। क्या इसमें आ रहा है इनमें से कोई अव्यय? इसमें से कोई अव्यय इसमें नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है संयुक्त वाक्य। आगे बात करते हैं, हम जयपुर गए और वहां 4 दिन रुके। ये आ गया इसमें और शब्द का, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था, ये रहा यहाँ और शब्द, तो इसमें भी और शब्द है, तो ये मेरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य ये मेरे से पूछ रहा है। आगे भी देख लेते हैं, सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की मिश्र वाक्य। आगे, अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं, ये तो सरल वाक्य है। ये तो कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। अब मेरे से पूछा उसने संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो मैंने अव्यय देख लिया और अव्यय आता है संयुक्त वाक्य में, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा।
कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों से ही ज्यादा समझ में आएगा भैया, याद रख लेना। इनमें से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा है? अब क्रिया विशेषण में आपको बताया था मैंने कि जिससे किससे शुरू होगा, यदि से शुरू होगा या फिर जिसका जिसकी से शुरू होगा। ठीक है, यह कमरा अब बंद है जिसमें हम बैठा करते थे। मेरी वह पुस्तक कहाँ है जिसमें कृष्ण कथा है। उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। सीता ने कहा कि मैं भी वन जाऊंगी। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जहां जहां पर भी क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा वहां पर जैसा जिसकी से ही शुरू होगा। तो यहाँ पर देखो, जिसका जिसकी जिसका नहीं है, तो ये जैसा से यही शुरू हो रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसमें जिसमें तो मैंने आपको बताया नहीं, तो जैसा शब्द यहाँ पर आ रहा है इसका मतलब यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर ये की से शुरू हो रहा है इसका मतलब ये संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं है। और मैंने आपको बता दिया ना भैया कि उपवाक्य से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, ये वाक्य इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? भगवान तुम्हारा भला करे, ये वाक्य है मेरा। भगवान तुम्हारा भला करे, इस तरह का यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है। तो ये वाक्य क्या है? साधारण वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है, संकेत। भैया मेरी इच्छा है यार, भगवान तुम्हारा क्या करे? भला करे। इच्छा है मेरी। आपके मन में आपको लग रहा होगा भगवान तुम्हारा भला करे, तो आप मन से कह रहे हो इस बात को, तो ये क्या हो गया? आपका इच्छार्थक वाक्य। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, और क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको बता रहा था कि भगवान तुम्हारा भला करे, एक इच्छा प्रकट की जाती है, भगवान उसका भला करे, भगवान वो बहुत तरक्की करे, भगवान वो नौकरी लगे, भगवान वो अच्छा कार्य करे, भगवान उसको खूब दाल रोटी दे। इस तरह के हम लोग सोचते हैं ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। यानी कि इच्छार्थक वाक्य भी कह सकते हैं, इसको इच्छावाचक भी कह सकते हैं। इच्छावाचक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। जहां इच्छा का अर्थ निकलता है इच्छार्थक हो जाएगा, उसे वाचक कहो या कुछ भी कहो, एक ही बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है। वाह कितना प्यारा क्वेश्चन है, और इस प्यारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। यही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं आपको समझाने वाला था। चलिए देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन ये कहता है, कितनी सी बात है, कितना आसान है इसको समझना। अरे इसको देखो, ये कौन सा चिन्ह है? ये चिन्ह है विस्मय बोधक। ये चिन्ह क्या है? विस्मय। यहां पर ध्यान रखना भैया, ये स जो है ना आधा आता है इसमें, ये स आधा आएगा इसमें, याद रख लेना इसको। विस्मय बोधक, विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, अब विस्मय बोधक चिन्ह है। जब विस्मय बोधक चिन्ह उस वाक्य में आ रहा है तो फिर वो वाक्य भी कौन सा हो गया? विस्मय बोधक वाक्य हो गया। बीमारी खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से इसे किया जा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बात करते हैं जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं। किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है अंत में। अगर किसी वाक्य में प्रश्नवाचक, मैंने पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं उनमें पढ़ा चुका हूं मैं आपको। किसी भी वाक्य में अगर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर लगा हुआ है लास्ट में, तो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। आप देखो संकेतार्थक, ये पुस्तक मेरी है, संकेत किया जा रहा है तो संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। संदेह किया जा रहा है अगर किसी वाक्य में, तो वहां संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ये पढ़ा चुका हूं सारी चीजें मैं आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? अगर संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ है और एक से अधिक साधारण वाक्य वहां पर अगर आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था एक से अधिक अगर साधारण वाक्य वहां पर आते हैं और संयोजक शब्द से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य में स्वतंत्र वाक्य होते हैं, याद रखना भाई, सरल वाक्य में स्वतंत्र वाक्य होते हैं। और दूसरी बात है, यहां पर संयोजक नहीं है, यहां पर अव्यय है, और सिंगल अव्यय आता है, एक सिंगल अव्यय आता है संयुक्त वाक्य में, लेकिन इसमें डबल अव्यय आता है। किसमें? मिश्र वाक्य में। जब तब, जिसका उसका, जैसा वैसा,
इस तरह से, जो सो, जो वह, इस तरह के डबल अव्यय जहां पर भी आते हैं वो डबल अव्यय से जुड़ा हुआ होता है, तो वही होता है मिश्र वाक्य। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। और उसमें तो पता है आप लोगों को, संयुक्त में तो सिंगल आता है। चलिए अगला, सरल वाक्य कौन सा है? सिंपल सी बात है, यहां पर और लग रहा है, इसका मतलब आपको पता लग गया कि ये तो मेरा संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। आगे बात करते हैं, मोहन आया और लग रहा है, इसका मतलब ये भी मेरा कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। आगे बात करते हैं, जब गर्मी पड़ती है तब फसल पकती है, ये जब तब से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये मेरा मिश्र वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। फिर आगे देखो, जब वह जाएगा तब सोहन आएगा, जब वह जाएगा तब सोहन आएगा, तो इसमें भी कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य है। याद रखना भैया, जब वह जाएगा तब सोहन आएगा, यहां पर और है, तब है, लेकिन बात क्या है? बात समझने की क्या है वो मैं ये समझाना चाह रहा हूं। इतना कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इतना कंफ्यूजन क्वेश्चन है जो आपके माइंड की बत्तियां जो है ना हिला देगा ये। देखो ध्यान से देखना इसको, ये और शब्द तो आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता चुका हूं कि और शब्द दो कर्ता के बीच में आएगा तो वाक्य नहीं माना जाएगा। और शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा होगा तो संयुक्त वाक्य है, इसलिए यहां पर संयुक्त वाक्य नहीं होगा। समझ गए? इसलिए यहां पर संयुक्त वाक्य नहीं होगा, क्योंकि ये तो राम और श्याम दो कर्ता है भैया, कर्ता को जोड़ रहा है और तो वाक्यों को थोड़ी जोड़ रहा है। जब वाक्य को नहीं जोड़ रहा तो यहां पर क्या हो जाएगा? मेरा सरल वाक्य हो जाएगा। ये इतनी बड़ी रामायण आप लोगों को समझाने के लिए की है मैंने। इतनी बड़ी रामायण मुझे करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट बता देता कि ये लो, लेकिन समझ में कैसे आता? पता लग गया आप लोगों को। और से दो वाक्य जुड़ेंगे, दो वाक्य जुड़ेंगे तो संयुक्त वाक्य। अगर जब तब दो अव्यय से जुड़े हुए दो वाक्य हैं तो मिश्र वाक्य, और दो वाक्य और से जुड़े हुए हैं या संयुक्त वाक्य के अव्यय से जुड़े हुए हैं दो वाक्य, दो कर्ता नहीं, जो इसने पागल बनाया हमें, मत करना ऐसा। ये दो वाक्य नहीं हैं, ये दो सब्जेक्ट हैं, दो कर्ता हैं, वाक्य नहीं है ये। समझ गए ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है हमारा अगला क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य छांटिए। ये हमसे कह रहा है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, जो वाक्य दिए गए हैं इन संयुक्त वाक्य इनमें से हमें देखना है। देखो पागल बना रहा है ये हमें। राम और श्याम दो कर्ता हैं, दो वाक्य नहीं है। ये राम एक वाक्य थोड़ी हो गया यार। इधर देखो, श्याम मिलकर पढ़ते हैं, और शब्द तो जोड़ा उसने, और अव्यय तो जोड़ा उसने, लेकिन दो वाक्यों को नहीं जोड़ा उसने। इसका मतलब ये मेरा सरल वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया बच्चों? सरल वाक्य। सरल वाक्य भी कह सकते हैं, साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, और साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, और इसे विधानवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। विधानवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। इतने प्रकार से इसको कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं, इस बार अच्छी बरसात हुई, ये तो बिल्कुल साधारण वाक्य है। तो दोनों ही वाक्य क्या हो गए? साधारण वाक्य हो गए, या सरल वाक्य हो गए, या विधानवाचक वाक्य हो गए, इसमें तो दिक्कत ही नहीं। आगे बात करते हैं, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। दो वाक्य जोड़े गए हैं संयुक्त वाक्य के अव्यय से। जब दो वाक्य संयुक्त वाक्य के अव्यय से जुड़े हुए हैं तो कौन सा वाक्य हो गया बच्चों? संयुक्त वाक्य। कोई दिक्कत नहीं है, आंखें बंद करके लगा दो यार, संयुक्त वाक्य। ये लो आगे देखो, कर्मचारियों का आंदोलन 3 दिन से चल रहा है, तो इसमें तो कोई अव्यय नहीं है, इसका मतलब ये वाक्य भी कौन सा हो गया? मेरा सरल वाक्य हो गया। तो देखो सिंपल सी बात यहाँ पर आती है, सिंपल सी बात यहाँ पर क्या आती है, यही समझने वाली बात है कि पहला वाक्य कहता है कि राम और श्याम एक
इसमें तो कर्ता जुड़े हुए 2 वाक्य नहीं है, इसका मतलब सरल वाक्य हो गया। इस बार अच्छी बरसात हुई, कोई अव्यय नहीं है, 2 वाक्य भी नहीं, इसका मतलब सरल वाक्य हो गया। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, 2 वाक्य जुड़े हुए हैं और अव्यय से जुड़े हुए हैं, और जो है वो संयुक्त वाक्य का अव्यय, इसलिए इस वाक्य में कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नीचे वाले वाक्य में कोई अव्यय नहीं है, न मिश्र का है न संयुक्त का है, इसका मतलब ये भी सरल वाक्य हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन मुझे मिल चुका है, संयुक्त वाक्य का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, इनमें से मिश्र वाक्य छांटो। मिश्र वाक्य देखो, उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया, इसमें कोई अव्यय नहीं है, पहले में कोई अव्यय नहीं है, इसका मतलब सरल वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य। आगे बात करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वह घर चला गया। देखो यहाँ पर की से 2 वाक्य जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये मेरे पास आ चुका है मिश्र वाक्य का उदाहरण। मिश्र कहो या मिश्रित कहो, एक ही बात है मेरे प्यारे बंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 लड़के सामने वाले कमरे में व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे थे। इसमें तो भैया जुड़े तो हुए हैं किसे, लेकिन व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे थे वो तो उसके साथ आया संज्ञा के साथ, तो यहाँ पर तो संज्ञा उपवाक्य नहीं की, यहाँ पर मिश्र वाक्य। इसका मतलब ये वाक्य भी मेरा क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। आगे है, 4 कमरों के इस मकान में वह अकेला रहता है, ये भी मेरा वाक्य हो जाएगा सरल वाक्य। ठीक है, तो यहां पर मुझे मिल चुका है मेरा आंसर मिश्र वाक्य का, ये हो गया मेरा मैं जानता हूं कि वह घर चला गया है। 2 वाक्य जुड़े हुए हैं और की अव्यय से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये वाक्य हो गया मेरा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न आता है 11 नंबर का, इसमें आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य किसे कहेंगे, मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को, जब मैंने अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य पढ़ाए थे, वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर भी आए थे कि जहां पर आज्ञा दी जा रही है, जहां पर आदेश दिया जा रहा है, वहां पर आज्ञार्थक वाक्य होता है। देखो, भारत एक महान देश है, नहीं, ये तो सरल वाक्य है, सरल वाक्य की बात इसमें आ रही है। वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया, सरल वाक्य है। उसने सबको आमंत्रित किया होगा, आपको ये कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, आपको ये कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, आज्ञा दिया जा रहा है, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, इसका मतलब ये वाक्य, ये वाक्य, ये वाक्य, ये तो सरल वाक्य ही है, ये भी सरल वाक्य ही है। लेकिन यहाँ पर देखो, आपको ये कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, आपको ये कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, इसका मतलब आज्ञा दी जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया, यहाँ पर हो गया आज्ञार्थक, आज्ञार्थक वाक्य। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसानी से किया जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगला वाक्य है, सरल या साधारण, या मैंने आपको एक बात और बताई थी, विधान एक ही बात है। किसे कहते हैं, जो छोटा होता है, नहीं, ये तो डेफिनेशन हमने पढ़ी नहीं। अगला है, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, नहीं, ये भी मैंने नहीं बताया आपको डेफिनेशन। अगला है, जिसमें एक कर्ता और एक अनेक क्रियाएं हो, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, ये बात तो हो सकती है, लेकिन नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं, जिसमें एक उद्देश्य हो और जिसमें एक विधेय हो, तो इस वाले से बेस्ट कौन सा है, ये, और एक ही क्रिया हो। अनेक क्रियाएं नहीं होती है बच्चों, एक ही क्रिया होती है। इस तरह से मेरा 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। तो सरल, मैंने बोला था ना आप लोगों से, डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखिएगा इस बात को। अगर प्रधान वाक्य और यहाँ पर प्रधान वाक्य के साथ आश्रित उपवाक्य आ रहा है, तो वहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य हो जाएगा। जहां पर एक विधेय और एक ही क्रिया अगर वहां पर आती है, एक ही उद्देश्य वहां पर होता है, तो वहां पर सरल साधारण विधानवाचक वाक्य होता है। कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आगे बात करते हैं, अगला वाक्य आता है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, सिंपल सी बात है। जब सिंपल सी बात है तो साधारण वाक्य होगा ना भैया। अब यहाँ पर विधानवाचक दिया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, सरल वाक्य भी बोल सकते हैं, इसको साधारण भी बोल सकते हैं। अगर ये विधानवाचक के नाम से नहीं देता और सरल साधारण के नाम से दे देता, तो भी यही मेरा ऑप्शन राइट होता। कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। अगला है, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार क्या है, विधेय का विस्तार क्या है। देखो, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, विस्तार किसका विस्तार, विधेय का विस्तार। तो यहाँ पर विधेय क्या है, मेरा छोटा भाई। देखो ध्यान से देखो, इस मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई तो किसका है, कर्ता का, यानी कि उद्देश्य का क्या है, विस्तार है। ठीक है, धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये क्या हो गया, क्रिया का। तो ये धार्मिक पुस्तकें अधिक, तो ये धार्मिक पुस्तकें अधिक,
तो ये क्या हो गया यहाँ पर, विधेय का क्या हो गया, विस्तार हो गया। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। पढ़ता है ये क्रिया है और इसका विस्तार इससे हो रहा है, इसकी विशेषता इससे बताई जा रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, उस विधेय का विस्तारक ये है। आगे बात समझ में। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, संरचना कहो या रचना कहो, बात एक ही है। ठीक है, आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। सरल वाक्य तो होता है, मिश्र वाक्य भी होता है, जिसको मैंने आपको बताया था, मिश्रित भी कह सकते हैं, मिश्रित भी कह सकते हैं। और इस सरल वाक्य को मैं आपको बता चुका हूं, सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण भी कहते हैं, याद रख लेना भैया। और संयुक्त वाक्य भी इसमें आता है। इसका मतलब ये भी आता है सरल, ये भी आता है और ये भी आता है, किसमें, रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर। लेकिन आज्ञार्थक जो है वो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, उसका एक प्रकार है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन राइट हो जाएगा ये वाला। कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न मेरे से कहता है कि भैया थोड़ा सा ध्यान दो कि आप यहाँ पर कौन सा वाक्य लेके आते हो। देखो अगला प्रश्न ये कहता है कि अर्थ के आधार पर, पहले पढ़ा रचना के आधार पर, अब पढ़ रहे हैं हम अर्थ के आधार पर। देखो अर्थ के आधार पर कौन सा इसमें भेद नहीं है, विस्मयबोधक होता है, विधानार्थक भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है, और मिश्र वाक्य रचना के आधार पर होता है, रचना के आधार पर होता है, संरचना के आधार पर होता है। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर होता है। तो याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर अलग होते हैं और रचना या संरचना के आधार पर अलग होते हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। अगला प्रश्न आता है 70 नंबर का, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई। कितना आसान काम है, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई, जिसका उसकी, जिसके जिसकी, जिसका उसकी, जैसा वैसा, जब तब, इस तरह के वाक्य अगर आते हैं तो वहां पर सिंपल सी बात है, कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य तो मैं आपको बता चुका हूं कौन से, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः, इसलिए, इस टाइप के अगर अव्यय आते हैं, और, अथवा, या, इस टाइप के अव्यय आते हैं तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य आपको पता ही है, एक कर्ता और एक क्रिया होती है, एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, सिंपल सी बात है। आगे पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य हो, एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित हो, तो उसे क्या कहेंगे, हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वहां पर यह डेफिनेशन याद रखें, एक सरल वाक्य हो या एक से अधिक सरल वाक्य हो, एक से अधिक दूसरा सरल वाक्य, या वो आश्रित उपवाक्य हो, जहां पर आश्रित वाली बात आ गई वहां पर मिश्र वाली बात आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है हमारा, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। ये तुम्हारे लेवल का वैसे प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस प्रश्न को लेके आया हूं क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखने का, यहाँ पर मैं इतना या इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता, मैं इतना मीठा, देखो अलग टाइप से यहाँ पर कुछ गलतियां नजर आ रही होगी आप लोगों को। तो कौन सी तरह की गलती यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर देखो पद क्रम की गलती, पद तो सही है, क्रिया की गलती, क्रिया भी सही है, सर्वनाम की गलती, सर्वनाम भी सही है। अन्विति का मतलब होता है जहां पर वाक्य का रूप सही नहीं है तो वो अन्विति बात आती है। तो इतनी और मीठी अगर यहाँ पर होता तो ये वाक्य सही हो जाता, लेकिन इसमें इसने नहीं दिया, तो नहीं देने के पीछे यहाँ पर क्या हो गया, जब ये नहीं दिया मुझे, तो ये वाक्य के अंदर जो गलती हुई है वो अन्विति वाली गलती हुई है। अगर इस टाइप का कोई भी वाक्य आता है तो वहां पर प्लीज आप लोग याद रखिएगा, जहां पर भी शब्द सही नहीं लिखे हुए हैं और शब्द इसकी जगह ये होना चाहिए, मात्राओं की मिस्टेक जहां पर भी हो रही है, वहां पर आप क्या करोगे, अन्विति, 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 वाक्य दोष वहां पर निकालोगे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, और से जुड़ा हुआ है, क्योंकि से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब और तो जो है वो तो संयुक्त का है,
और क्योंकि जो है वो मेरा मिश्र का अवयव है, तो मेरे को मिल चुके हैं संयुक्त भी और मिश्र भी। इसका मतलब यहाँ पर मिश्र और संयुक्त वाले अवयव आ रहे हैं। तो देखो ये तो संयुक्त वाक्य है, तो इसका मतलब संयुक्त तो इसमें आएगा ना, मिश्र मिश्र भी नहीं आएगा, केवल मिश्र भी नहीं आएगा। इसका मतलब वहां पर मुझे मिल चुके हैं मिश्र भी और संयुक्त भी हैं, तो ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिए, एक वाक्य जो है संयुक्त भी हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है, संयुक्त मिश्र भी हो सकता है, मिश्र संयुक्त भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। इसलिए याद रखना, ये सारे के सारे जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, इन प्रश्नों को घोट के पी जाना। घोट के पीने का मतलब है बार बार इनको रिवाइज करना। आगे बात समझ में? तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। और इस टॉपिक को जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छी तरह से पढ़ लेना, अच्छी तरह से नोट्स बना लेना, और जो आपको मैंने ये जो क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन जो करवाए हैं, इन्हें होमवर्क गृह कार्य के रूप में बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार देखना है। पहले थ्योरी पढ़िए अच्छे से, इसको सब्जेक्टिव तरीके से इसको पढ़िए, और फिर ऑब्जेक्टिव तरीके से जो क्वेश्चन आंसर, जिस तरीके से मैं निकालने की तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, किस तरीके से क्वेश्चनों के आंसर को निकाला जाता है। अगर मुझे एक भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर भी आंसर निकाल सकता हूं, वो भी बात मैंने आपको बताई है। तो अच्छे से ध्यान से पूरी थ्योरी पढ़ करके आप जो है पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, इन क्वेश्चन को कीजिएगा। आज के लिए जो टॉपिक जो है यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद में जो टॉपिक आएगा, वाक्य रूपांतरण का टॉपिक आएगा, उसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।